जय सियाराम बच्चों। सरस्वती क्लासेज के यूट्यूब चैनल में मैं रूपा चौरसिया आप लोगों के समक्ष आज संधि प्रकरण लेकर उपस्थित हुई हूँ। अगर इस वीडियो को आप आदि से अंत तक देखेंगे तो निस्संदेह ही आप आसानी से इसको समझ पाएंगे आसान भाषा में। तो आइए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है संधि। तो बहुधा लोग टॉपिक शब्द बोलते हैं बच्चों, लेकिन आइए हम देख लेते हैं कि टॉपिक का क्या अर्थ होता है। तो टॉपिक का अर्थ होता है प्रकरण या उप विषय। तो आज का हमारा प्रकरण है संधि प्रकरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संधि शब्द जो ये बना है, संधि शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो किन शब्दों के मेल से हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं जो संधि शब्द की व्युत्पत्ति हुई है वो हुई है सम, धा और की। अब इसमें देखेंगे कि सम क्या है, धा क्या है और की क्या है। तो सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। तो उपसर्ग, धातु और प्रत्यय से मिल करके संधि की व्युत्पत्ति हुई है या संधि शब्द निष्पन्न हुआ है। तो अब हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, जो संधि शब्द बना है वो सम, धा और की के मेल से बनी हुई है। उसके बाद हम देखेंगे संधि शब्द का क्या अर्थ होता है। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल या जो, मेल या जो। अब मेल या जोड़ क्या होता है, जैसे हम बता रहे हैं आपको, हम एक शब्द ले लेते हैं, एक शब्द ले लेते हैं, मान लो ये है विद्या। क्या है बच्चों, ये विद्या है। दूसरा शब्द हम ले लेते हैं आलय। ध्यान से देखिएगा, दूसरा शब्द है आलय। पहला शब्द क्या है, विद्या, दूसरा शब्द क्या है, आलय। तो हम देखते हैं शब्द शब्द जुड़ता है। तो जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्णों में संधि हुई है या शब्दों में, तो आपका जो ये कंफ्यूजन है आज हम उसको दूर करते हैं कि ये वर्णों में संधि होती है या शब्दों में। आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं कि जो पहला शब्द है, पहले हम देखेंगे ये किन किन वर्णों के मेल से बना है। शब्द बनता है ना वर्णों के मेल से, तो वर्णों के किन किन मेल से बना हुआ है ये। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो बना हुआ है विद्या शब्द जो बना हुआ है वो किन वर्णों के मेल से है। तो सबसे पहले है वा, फिर बना हुआ है ई, फिर बना हुआ है दा, उसके बाद है आपका या और फिर आ। इतने वर्णों के मेल से विद्या शब्द बना हुआ है। उसके बाद में दूसरे में आ जाते हैं, दूसरे शब्द में। दूसरे शब्द में आ गए, पहला हमें दिख रहा है आ लिखा हुआ है, दूसरा दिख रहा है ला लिखा हुआ है। ला में से आ हम निकाल लेंगे तो आधा हो जाएगा। उसके बाद आ है, फिर उसके बाद या है, फिर उसके बाद आ है। तो इन शब्दों के मेल से आलय बना हुआ है। इन वर्णों के मेल से आलय शब्द बना हुआ है और इन वर्णों के मेल से विद्या शब्द बना हुआ है। जैसे बच्चों देखते हैं, जैसे एक रस्सी इधर होती है और एक रस्सी इधर होती है। पहली रस्सी हो गई और दूसरी रस्सी हो गई। अगर हमें इसे जोड़ना हुआ तो हम कौन कौन सा छोर जोड़ते हैं। देखते हैं कि हम पहले वाली रस्सी का अंतिम वाला छोर जोड़ते हैं और जो दूसरी वाली रस्सी है उसका प्रथम वाला वर्ण जोड़ते हैं ना। तो इसी तरीके से जब हम इन दोनों रस्सी को जोड़ देते हैं तो पूरी रस्सी मिलकर के एक हो जाती है। इसी तरीके से जब ये वर्णों के मेल से शब्द बना हुआ है तो वर्णों शब्द में सबसे अंतिम वाला वर्ण कौन सा है, अंतिम वाला छोर कौन सा है, तो आ है। ठीक है ना, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वाला वर्ण जुड़ेगा और दूसरे शब्द का पहला वाला वर्ण जुड़ेगा। ठीक है। अब इन वर्णों के जोड़ से जो परिवर्तन होगा, जो परिवर्तन होगा, जो विकार होगा या फिर जो बदलाव होगा, जो परिवर्तन होगा या जो बदलाव होगा या फिर जो विकार होगा, उसी के मेल से
वर्णों के मेल से संधि हो गई। तो आइए देख लेते हैं, अब हम इसको आराम से समझ सकते हैं कि इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। दो वर्णों के मेल से जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है या फिर जो विकार उत्पन्न होता है, वो संधि कहलाता है। बच्चों, हमारे ख्याल से आपके समझ में बहुत परिभाषा इसकी बहुत आसानी से आ गई होगी कि दो वर्णों के मेल से, ना कि शब्दों के मेल से। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है या संधि कहलाती है, कहलाती ही बोल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों, हम देखते हैं संधि के प्रकार। तो संधि के प्रकार हैं, पहला है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। तो बच्चों, संधि कितने प्रकार की हो गई? संधि 3 प्रकार की हो गई, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। संधि कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो इन तीनों में से पहले हम देख लेते हैं किन किन के मेल से बनता है। तो जो स्वर संधि होती है वो स्वर और स्वर के मेल से बनती है। स्वर और स्वर, यानी कि क्या होता है कि जो पहले वाले शब्द का अंतिम वाला वर्ण होगा वो भी स्वर होगा और दूसरे शब्द का जो प्रथम वाला वर्ण होगा वो भी स्वर होगा। तो उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वो स्वर संधि कहलाएगा। आगे देखते हैं, दूसरा है व्यंजन। व्यंजन में क्या होता है कि पहला वाला शब्द का जो अंतिम वाला वर्ण होगा वो व्यंजन होगा और दूसरे शब्द का जो पहला वाला वर्ण होगा वो आपका स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि व्यंजन और प्लस स्वर या व्यंजन, या तो आपको स्वर मिलेंगे या फिर आपको व्यंजन मिलेंगे। तो इनके मेल से जो विकार होता है वो व्यंजन संधि कहलाती है। आइए देखते हैं अगला, तीसरी है हमारी विसर्ग। विसर्ग में क्या होता है कि पहले विसर्ग होता है, पहले वाले शब्द के अंत में विसर्ग होता है और दूसरे वाले शब्द के पहले वाले वर्ण में आपको स्वर भी मिल सकता है और व्यंजन भी मिल सकता है। तो इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो बदलाव होता है, वो विसर्ग संधि कहलाता है। बच्चों, हमारे ख्याल से ये पता चल गया होगा कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं, किनके मेल से ये बनता है। तो अब आइए देखते हैं, सबसे पहली हमारी जो संधि है वो है स्वर संधि। कौन सी संधि है? स्वर संधि है। बच्चों, स्वर संधि की पहली वाली संधि है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। इसका जो सूत्र है वो होता है अकः सवर्णे दीर्घः। अकः, इसमें अक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार में अ, ई, उ, री, लृ, ये 5 वर्ण आते हैं और सवर्णे, सा समान, वर्णे वर्ण आने पर अपने का ही दीर्घ मीन्स दीर्घ यानी बड़ा हो जाता है। जैसे आ के बाद आ गया तो बड़ा हो जाएगा, ई के बाद ई आ गया, समान वर्ण आएगा, चाहे वो बड़ा में होगा यानी ह्रस्व में होगा या दीर्घ में होगा। ठीक है, तो अकः सवर्णे, अक इसमें क्या है? अक प्रत्याहार है। अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं बच्चों? तो आ आता है, उसके बाद ये ह्रस्व और दीर्घ दोनों लिख सकते हैं। इसमें बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। आ, ई, उ, री और लृ, ये 5 वर्ण हैं जो अक प्रत्याहार में आते हैं। अब इसमें आ दोनों आ हो सकता है, ई दोनों ई हो सकती हैं और उ दोनों उ हो सकते हैं और री भी हो सकती है, बड़ी और छोटी री। और लिरी का दीर्घ नहीं होता बच्चों, ये केवल इसका ह्रस्व ही होता है। तो आइए देखते हैं कि इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि हो गया, आगे आप लगा सकते हैं यदि ह्रस्व या दीर्घ चाहे छोटा हो या बड़ा, ठीक है ना। आ, ई, उ, री, लृ के बाद पुनः वही स्वर आता है क्रम से।
क्रमशः, पुनः वही स्वर क्रमशः आता है तो अपने का दीर्घ हो जाता है। जैसे आ के बाद आ जाए, इसमें छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी, इधर छोटा भी हो सकता है, इधर बड़ा भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं, दोनों के मेल से जो होगा वो बड़ा ही हो जाएगा। तो आ का बड़ा क्या होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। और उसके बाद में है ई, इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? बड़ी। ई का दीर्घ क्या होता है? बड़ी, ठीक है ना। और ऊ का ऊ, उसी तरीके से ऊ प्लस ऊ का बड़ा ऊ हो जाता है। और इसी तरीके से है री, री को का जब मेल होगा, री के बाद जब री आएगा तो उसका बड़ी री हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बच्चों? बड़ी री हो जाएगा। री का दीर्घ नहीं होता, इसलिए हम उसको आगे देख लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आ रहा है, आ के बाद आ रहा है तो बड़ा हो जाएगा, ई आ रहा है, ई के बाद ई आ रही है तो बड़ी ही हो जाएगी, और ऊ आ रहा है, ऊ के बाद ऊ आ रहा है, चाहे छोटा या बड़ा, तो उसका क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा, और री के बाद री है तो उसका बड़ी री हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे देव धन आलय, देव धन आलय, मैंने आपको वर्ण शब्द को विच्छेद करके बताया था। तो इसमें देखते हैं आ, वा में आ छुपा हुआ, इसका मतलब आ पीछे है, जिसमें कोई मात्रा नहीं लगी होगी बच्चों, उसमें आ छुपा हुआ होता है। तो यहाँ देखेंगे वा के पीछे कोई मात्रा नहीं लगा है, तो यहाँ आ छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? आ। तो इधर भी आ हो गया और इधर भी आ हो गया। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ है, और दूसरे शब्द का पहला वाला वर्ण क्या है? आ है। तो दोनों आ को मिला करके हम क्या कर देंगे? बड़ा आ कर देंगे, जोड़ेंगे शब्द। तो जैसे देव हो गया और आलय हो गया, लिखा है ना। अब हम करेंगे इसको क्या? इसको क्या करेंगे? अब यहाँ आ वो है, यहाँ क्या है? बड़ा। अब इसको यहाँ तो दिख नहीं रहा, हमें कुछ करना नहीं, हटाना नहीं है। अब दोनों का मिला करके क्या कर देंगे? बड़ा। अब इधर क्या है? देव। क्या है? देव। वह हम आ हमें दिख नहीं रहा है तो आ हटाने की जरूरत नहीं है, अब लिख देंगे वाह, ठीक है। अब देखेंगे दोनों हट करके, यहाँ दिख नहीं रहा तो हटाने की कोई जरूरत नहीं है इसको, लेकिन हटा देंगे। दोनों के स्थान पे यहीं से हटा रहे हैं, इसलिए हम यहीं पर ही लाएंगे। तो क्या होना है? बड़ा। क्या होना है? बड़ा। तो ये बन गया। बाकी जो पीछे बचा है, जितना भी बचा है वर्ण, उसको हम नोट कर लेंगे। क्या बन गया? देवालय। क्या बन गया? देवालय बन गया। इसी तरह से है पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय। आया, बड़ा आया, आ जोड़ करके ये वाला आ हट जाएगा, ये वाला भी आ हट जाएगा, दोनों आ हट करके यहाँ बड़ा आ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों? पुस्तकालय। वैसे विद्यालय, वैसे शिवालय, ठीक है। आइए देखते हैं, एक ई वाला देख लेते हैं। जैसे है गिरी धन ईसह। क्या लिखा है? गिरी धन ईसह। पहला शब्द क्या है? गिरी। दूसरा शब्द क्या है? ईसह। तो पहले देखेंगे पहले शब्द का अंतिम वाला वर्ण क्या है। तो पहले शब्द का अंतिम वाला मैंने बताया था कि जिस मात्रा लगी होगी वही होगा। तो इस रा पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? ई की, यानी कि ई। पहले शब्द का अंतिम वाला वर्ण क्या है? ई है। और दूसरे वर्ण का अंतिम प्रारंभिक वर्ण क्या है? वो हमें दिख रहा है, ई है। तो मैंने बताया था जब ई के बाद ई आएगा तो बड़ी ई हो जाएगा। तो इसके स्थान पर हम क्या बना देंगे? बड़ी ई। जो लिखा हुआ है उसको हम हटा करके उसकी मात्रा लगा देंगे जब हम शब्द को जोड़ेंगे तो, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं, जब हम इस पे से ई हटाएंगे और यहाँ से ई हटाएंगे तो क्या क्या बचेगा। तो देख लेते हैं क्या बचा। पहला गी बचा, फिर रा बचा। क्या बचा? रा। ई निकाल लिया तो रा ही तो बचा। उसके बाद अब हम ई जहाँ से हटाए हैं ई, वहीं पे हमें बड़ी ई ही करना है। यहीं से हटाए हैं रा के बाद से, तो रा के बाद ही करेंगे। तो ई का मेल होकर के क्या हो गया? बड़ी।
हो गया ना। अब इधर भी हट गया, उधर भी क्या बचा, सह, बन गया गिरीशः। इस तरीके से गिरीशा शब्द बना हुआ है बच्चों। इस ऐसे ही है, देख लेते हैं, हरिधन ईसा, ई के बाद ई आया इसलिए बड़ी ई हो जाएगा, जहां से हटाएंगे वहीं पे रखेंगे तो बन जाएगा हरीसा। ऐसे ही कपीसा, कपिधन ईसा, ई के बाद ई बड़ी कर देंगे तो बन जाएगा कपीसा। ऐसे श्रीसा, श्री ई आया ई के बाद ई कर देंगे हो जाएगा, वहीं से हटा करके बड़ी ई कर देंगे बन जाएगा श्रीसा। अब आइए देखते हैं एक ऊ वाला भी हम देख लेते हैं। ऊ वाला है तो पहले है लघु और ऊर्मी, लघु धन ऊर्मी। तो देखेंगे जो पहले शब्द का अंतिम वाला वर्ण है, अंतिम वाले अक्षर पर कौन सी मात्रा लगी हुई है, तो लगी हुई है ऊ की मात्रा। कौन सी मात्रा, इसका मतलब पहले शब्द का अंतिम वाला जो वर्ण है वो क्या है, ऊ है। क्या है, ऊ। अब ऊ क्या है, स्वर है। उसके बाद दूसरे वाले शब्द का जो पहला वाला वर्ण लेंगे वो कौन सा है, वो भी ऊ है। ऊ में ही तो आया ना, चाहे वो बड़ा ऊ हो या छोटा ऊ हो, ये भी क्या है, ऊ है। ये भी तो स्वर है। अब देखो स्वर स्वर का मेल हो रहा है ना, मैंने बताया था कि जो स्वर संधि होती है उसमें स्वर स्वर का ही मेल होता है। तो चूंकि दीर्घ है, दीर्घ में मैंने बताया कि अपने यदि क्रमशः वही वर्ण आ रहा है तो अपने का ही दीर्घ हो जाता है। तो देखते हैं आया कि नहीं आया। ऊ आया, पहले ऊ आया, ऊ के बाद ऊ आया। अब दोनों मिलाकर मैंने क्या बताया था, अपने का ही बड़ा हो जाता है, यानी कि बड़ा ऊ हो जाता है। तो जब हम शब्द को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक में करेंगे तो इसकी मात्रा लग जाएगी, लिखा नहीं जाएगा। लिखा कब जाता है, जब संधि को अलग किया जाता है, विच्छेद किया जाता है, तब लिखा जाता है। जब जोड़ा जाता है तो उसकी मात्रा लगती है। अब देखते हैं यहाँ बचा क्या, जब हम ऊ हटा दिए तो बचा क्या, लघ। क्या बचा, लघ बचा। और उसके बाद क्या बचा है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं, इधर का ऊ हटाए, इधर का भी ऊ हटा दिए तो दोनों का मेल क्या हो गया, बड़ा ऊ। तो जहां से हटाएंगे, कहाँ से हटाएं, घा के बाद से ही हटाए तो घा के बाद ही लगाएंगे, क्या कर देंगे, बड़ा ऊ। फिर क्या कर देंगे, नी, जो बचा है उसको सेम सेम लिख लेंगे। क्या बन गया, शब्द कौन सा बन गया, लघूर्मी। क्या बन गया, लघूर्मी। बच्चों इस तरीके से संधि है दीर्घ संधि, यानी कि आ और आ के मेल से बड़ा हो जाता है, ई और ह्रस्व हो या दीर्घ, ह्रस्व हो या दीर्घ। और उसके बाद में ई के मेल से बड़ी हो जाती है, ऊ के मेल से बड़ा ऊ हो जाता है। ऐसे ही री होता है, तो री का जैसे पितृ धन ऋणम। बाकी आप खुद करेंगे, आगे वाला आपको बनाना है, आपके लिए होमवर्क। जैसे री वाला एक समझ लीजिए, पित धन ऋणम। देखिए री इधर भी आया और री उधर भी आया। पहले शब्द का जो अंतिम वाला वर्ण है वो भी री ही है, और दूसरे शब्द का जो अंतिम वाला वर्ण है वो भी, वो तो साफ साफ दिख ही रहा है, री है। ठीक है, तो दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा, बड़ी री हो जाएगा। बड़ी री बच्चों ऐसे मात्रा लगाई जाती है। तो इधर क्या बन गया, पित्त बन गया। उसके बाद में हम अगर यहीं से मात्रा हटा है तो यहीं पर ही रखेंगे, तो क्या कर देंगे, बड़ी री। ठीक है, उसके बाद ऋणम कर देंगे। जो बचा है ये भी कट गया है, जो बचा है उसको लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके भी लिख सकते हैं बच्चों, कोई कंफ्यूजन मत होना। और उसके बाद में इस तरीके भी लिख सकते हैं और इस तरीके भी लिख सकते हैं, और पितृ ऋणम भी लिख सकते हैं, ये ऑप्शनली है। ओके, आगे देखते हैं। आगे है लिरी वाला, लिरी वाला भी देख लेते हैं। तो लिरी है, उसके बाद लिरी है। देखिए लिरी धन लिरिकार, क्या बन गया, लिरी धन लिरिकार, यानी पहला वाला जो वर्ण है वो भी लिरी, यानी लिरी लिखा हुआ है, और दूसरा वाला भी लिरी है। दोनों के मेल से लिरी ही होगा। अब कह दो बड़ा क्यों नहीं होगा, ऐसे बन जाएगा आपका, वो इसको भी हटा देंगे, इसको। अब कह दो ये बड़ा क्यों नहीं हुआ लिरी, क्योंकि लिरी का दीर्घ नहीं होता। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि लिरी का दीर्घ नहीं होता, इसलिए लिरी जब आए तो लिरी करके ही आगे वाला सब अक्षर जोड़ दीजिए आप।
तो इस तरीके से बच्चों हमारे ख्याल से आपको दीर्घ स्वर संधि समझ में आई होगी। और इसके बाद में इसमें जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम वीडियो आपको गुण स्वर उपस्थित होंगे आपके सम्मुख, तब तक के लिए जय सिया राम।